democracy in Myanmar. An ethnic Burmese leader है ऑंग सैन, ठीक है. Led the movement for the independence. They gained independence on 4th Jan 1948, while Aung San was assassinated 6 months earlier. Means क्या है, जो ये इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई हो रही थी, जो मूवमेंट छिड़ा था, वो ऑंग सैंग ने किया था. ऑंग सैन उसको लीड कर रहे थे. बट उनको इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 4th Jan 1948 को. While Aung San was assassinated 6 months earlier. Assassinated means politically किसी का मर्डर कर दिया जाए, उसको assassination कहते हैं. क्लियर है? तो ऑंग सैन को assassinate कर दिया गया था, मतलब उनका मर्डर हो गया था 6 months earlier, पहले. ठीक है. अब जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ तो बहुत सारे लीडर्स आ गए, क्योंकि ये तो असैसिनेटेड हो चुके थे. इसके अलावा बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करे. तो क्या हुआ कि इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे 1951 में, 56 में और 60 में, ताकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सके. क्लियर? क्योंकि देखिए पहले ऑंग सैंग आए, तो ऑंग सैंग के आने के बाद में उनको जब असैसिनेट कर दिए, तो अब नया मेंबर चुनना था, नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी थी. तो 1951, 1956, 1960 में इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए ताकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन सके. नेक्स्ट इज मिलिट्री रूल इन म्यांमार. तो अब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि ये छोटी कंट्री थी, ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइबल्स भी बहुत सारे थे. तो ट्राइबल्स होने के कारण यहाँ पे ट्राइबल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी. ठीक है. तो कंट्री क्या चाहती थी, ऐसा कुछ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने ताकि जो इनके ट्राइबल्स राइट्स हैं, इनके जो ट्राइबल्स प्रॉब्लम्स हैं, ट्राइबल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सके. क्लियर? तो उन लोग ऐसा चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बने ताकि उनकी पूरी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सके. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट यही है, म्यांमार फेस्ड मेनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्राइबल राइट्स. क्योंकि ट्राइबल राइट्स मतलब ट्राइबल्स के लिए कोई राइट्स नहीं बने थे, कुछ अच्छा कुछ नहीं बना था. इसीलिए उन्होंने फिर क्या किया था, मेनी ट्राइब्स टूक अप आर्म्स टू अपोज द मिलिट्री टेक ओवर. तो अब क्या है कि सभी ने इसका अपोज किया कि अब मिलिट्री नहीं रहेगी, अब हमको कैसा गवर्नमेंट चाहिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहिए, मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए, मतलब आर्मी के रूल्स नहीं चाहिए करके. ठीक है. अब इसके बाद में क्या हुआ था, द आर्मी बिगेन suppressing the rebels. Army Chief Jen Ni Wen overthrew the duly elected government in 1962 and took over control of the country. अब क्या था, एक आर्मी के एक चीफ आए थे, जेन नी वेन करके, जिन्होंने 1962 में पूरी की पूरी कंट्री में मतलब कंट्री के ऊपर राज करना स्टार्ट कर दिया था. तो एक तरीके से जो म्यांमार के जो बर्मीज थे, मीन्स बर्मा वालों को बर्मीज बोलते हैं, तो इन लोग क्या सोचे थे कि ये जो आ रहे हैं ये इनके लिए कुछ अच्छा करेंगे. तो इन्होंने क्या क्या किया था, पहला, नेशनलाइज द इंडस्ट्रीज एंड मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर. तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने कि इंडस्ट्रीज और मिनरल्स जो रिसोर्सेज के जो सेक्टर्स हैं, मतलब कंपनीज है, उनको नेशनलाइज किया जाए. ठीक है. मतलब उनसे जो भी रेवेन्यू आएगी वो सारी चीजें हमारे नेशन के लिए, नेशन के डेवलपमेंट के लिए खर्च की जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, डिक्लेयर्ड फ्री यूनिवर्सल एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल सिटीजन्स. तो नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि सबको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए. तो इन्होंने ये जो दो चीजें बनाई थी ये बहुत अच्छे बनाए थे. और 1962 में से 65 तक इन्होंने कुछ ऐसे लॉज बनाए ताकि लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लेंडिंग एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें अच्छे से हो सके, कोई उसके ऊपर ज्यादा टैक्स ना पे करे, कहीं किसी को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ना चार्ज हो. इसीलिए उन्होंने इसको लेके कुछ लॉज बनाए थे. बट ये तीनों चीजें वो ऐसा सोच रहे थे कि इनके कारण वो हर एक चीज को जीत लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ.
उन्होंने ऐसा किया था, जैसे देखिए लीबिया में भी ऐसा हुआ था कि नेशनलाइज किया गया था, उसी से जितनी भी रेवेन्यू आती थी वो पूरी कंट्रीज के बेनिफिट के लिए यूज की जाती थी। तो सेम वैसा ही म्यांमार ने भी सोचा था कि वो नेशनलाइज करेगा और ये सारी चीजें वो भी प्रोवाइड करेगा, तो हो सकता है कि वो भी अच्छे से चले। बट हुआ क्या, ऐसा कुछ नहीं चल पाया। ठीक है, तो म्यांमार के पास में इतना ज्यादा मतलब लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने बहुत मतलब ये था कि जो आर्मी रूल थी ना, ये इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया ह्यूमंस को। ठीक है, उन्होंने चाइल्ड लेबर्स को भी एक्सप्लॉइट किया, मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने परेशान किया। तो इसके कारण क्या हुआ, 1988 में, ठीक है, 1988 में एक प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, जिसको लीड कौन कर रहा था, एंग सैन सू की, जो कि ऑन्ग सैंग की डॉटर थी। ठीक है, 1988 में उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। मतलब इस प्रोटेस्ट में पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ही आए थे। ठीक है, प्रोटेस्टर्स थे, कौन थे वो, स्टूडेंट्स ही थे। लेकिन ये स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स वर किल्ड इन दिस प्रोटेस्ट। मतलब इस प्रोटेस्ट के टाइम पे थाउजेंड्स प्रोटेस्टर्स मर गए थे। ठीक है, तो उसके बाद में एक ये बर्मा की स्ट्रगल के तौर पर ऑन्ग सैन सू की ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग करेंगे, बट इन्होंने ही मतलब 1990s में इलेक्शंस कराए, मिलिट्री रूलर्स ने इलेक्शंस कराए। फिर एनएलडी पार्टी का मतलब एनएलडी पार्टी ने 80% सीट्स जीती। फिर उसकी लीडर बनी थी एन सैंग सू की। लेकिन जब ये लीडर बनी थी उस समय एन सैंग सू की जेल में थी। ठीक है, तो इनकी इस कहानी हम लोग अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग है इनकी कहानी, छोटी सी है, शॉर्ट में है, बट इंटरेस्टिंग है। तो इनकी कहानी अच्छे से आप लोग समझिएगा, तभी आप लोगों को ये म्यांमार और लीबिया के बारे में जो कंपेयर करके बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि म्यांमार में क्या हुआ था, लीबिया में क्या हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंग सैंग सू की। ठीक है, एंड yesterday we have discussed about how they form a democratic type of government in Myanmar, and Aung San Suu Kyi had played a vital role and had played an important role in this Libya Myanmar to become a democratic country. ठीक है, तो अब क्या है, म्यांमार मिलिट्री रूल्स डिक्लेयर्ड इलेक्शंस इन 1990। सो ये चीज़ तो आप लोगों को पता है, अभी तक मैंने बताया कि एंग सैंग सू की जो है, ऑन्ग सैंग सू की, वो किसकी बेटी है, ऑन्ग सैन की, है ना। और म्यांमार में मिलिट्री रूलर्स ने डिक्लेयर ऐसा किया था कि 1990 में उन्होंने सोचा कि एक इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, तो इसके लिए NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, है ना, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने 80% सीट से जीते थे। इलेक्शंस जो थे इन्होंने 80% सीट से जीते थे। मतलब अगर 100 सीट्स होंगी तो उसका 80 सीट्स किसी और का, मतलब NLD की थी। ठीक है, और ऑन्ग सैंग सू की उस समय जब ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, उस समय ऑन्ग सैंग सू की जो थे वो जेल में थी। ठीक है, ऑन्ग सैंग सू की कब कहाँ थी, जेल में थी, और उन्होंने ऐसा, उनके लिए ऐसा बोला गया था कि वो बाहर निकलेंगी, इलेक्शंस हो रहे हैं उनके नाम के, तो उनको बाहर निकलना है, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज़ नॉट गिवन द परमिशन टू रिलीज हर। क्लियर, तो आर्मी जो थी वहाँ की, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उनके डिमांड को कि वो बाहर निकले। ठीक है, तो क्या हुआ था कि उनका जो फ्रीडम था वो सारी चीज़ों को रोक दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और उनको ये बोला गया था किसी भी लोगों से उनको मिलना अलाउड नहीं था। इवन ये हो गया था उनके साथ में कि उनका जब हस्बैंड का फ्यूनरल था, है ना, उनके हस्बैंड का जब फ्यूनरल था, डेथ हो गई थी, तो जो आगे काम करते हैं फ्यूनरल का जो काम था, वो सब चीज़ें भी उनको अटेंड करने के लिए परमिशन नहीं थी। ठीक है, और इवन वो अपने 2 सन्स से भी
नहीं मिल सकती थी। ठीक है, ये ऑंग सैंग सू की था, मीन्स इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है। ठीक है, बहुत सालों तक इन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर रही भी है वहाँ की। ठीक है, सो अब द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द डेमोक्रेटिक नेशंस हैव ऑन म्यांमार। तो अब ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हुए थे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था? तो सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ था कि जो भी पॉलिसीज़ है उसको मॉडिफाई किया जाए, मतलब उसमें कुछ चेंजेस लाया जाए। ठीक है, टू रिलीज ऑल द इम्प्रिजन्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, मतलब कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल आदमी हैं जो प्रिजन में हैं, उनको बाहर निकाला जाए। रीस्टोर द डेमोक्रेटिकली इलेक्शन गवर्नमेंट इन म्यांमार, और दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फिर से कुछ ना कुछ किया जाए ताकि यहाँ पे डेमोक्रेसी आ सके। ठीक है, भले ऑंग सांग सू की जो थी वो आई थी, पर वो भी एक आर्मी, एक मिलिट्री जनता उन्होंने फॉर्म करी थी, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ थी। मतलब वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए, वो हमेशा से मिलिट्री गवर्नमेंट ही चाहती थी। ठीक है, अब इसके कारण क्या हुआ था, इन लोग न एक्सपोर्ट कर पाते थे कोई चीज़, न इम्पोर्ट कर पाते थे। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर किसका था? आर्मी का प्रेशर था। अब क्या क्या चेंजेस आए म्यांमार में? द नेम ऑफ द कंट्री वॉज चेंज फ्रॉम बर्मा टू म्यांमार। पहला चेंज ऐसा आया कि बर्मा जो नाम था उस कंट्री का, वो चेंज होके क्या हो गया? म्यांमार, जो कि हम अभी जानते हैं। स्यू की रिमेन हाउस अरेस्ट एंड वॉज रिलीज्ड ओनली आफ्टर इलेक्शंस। तो क्या बोला गया कि इलेक्शंस होने के बाद ही सू की को बाहर निकाला जाएगा। भले वो इस चीज़ में मतलब एक कंटेस्टेंट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करी है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा है उन्होंने, बट स्टिल शी वॉज नॉट अलाउड टू रिलीज फ्रॉम द जेल। क्लियर? तो उनको हाउस अरेस्ट किया गया और उनको बाहर निकलना मना कर दिया गया। अब इसके बाद में क्या बोला गया था कि जब इलेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तभी उनको बाहर निकाला जाएगा। So the military junta was dissolved and Thein Sein was elected the new president of the country, but still army continued to exercise control behind the scene. मतलब अब जब मिलिट्री जनता खत्म हो गई, अब सांग सू की तो थी नहीं बाहर, तो मिलिट्री जनता जैसे डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, तो नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? थीन सेन। ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, लेकिन ये प्रेसिडेंट बनने के बावजूद वहां पर आर्मी का ही कंट्रोल चलता था। ठीक है, आर्मी के अलावा और कोई चीज वहां पे नहीं बोली जाती थी। फिर 2011 में दोबारा इलेक्शंस हुए, ये था 2008 का, है ना, 2008 में था। 2011 में वापस इलेक्शंस हुए, 45 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए, जिसमें से 43 सीट्स ऑंग सैंग सू की को मिली थी, और इससे ये इलेक्शंस ऑंग सैन सू की जीत गई थी। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पर हर चीज़ें कंडक्ट करी थी, इसीलिए इन्होंने इलेक्शंस जीते थे 2011 में। क्लियर? एंड म्यांमार, अब देखो वेलफेयर मेजर्स दोनों कंट्रीज में आए थे। हमने अभी तक दोनों कंट्रीज के बारे में पढ़ा, लीबिया के बारे में भी और म्यांमार के बारे में। दोनों जगह पर पहले राजाओं का शासन था, उसके बाद में मिलिट्री जनता आई, उसके बाद में डेमोक्रेटिक बना, है ना। तो अब लीबिया में जब वेलफेयर मेजर्स आए थे तो क्या हुआ था, उससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा था, एडुकेशन मिली थी उनको, एम्प्लॉयमेंट मिली थी, क्योंकि फ्री एडुकेशन की बात यहाँ पे में भी आई थी, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी आई थी। तो इधर पे बहुत सिस्टमैटिक वे में चला था, इसीलिए यहाँ पर हर चीज़ को इम्प्लीकेबल करना, अप्लाई करना सही हो गया था। बट म्यांमार में लैंड रिफॉर्म्स आए थे, पर वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पे में भी फ्री एडुकेशन की चीज़ें आई थी, एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें आई थी, बट वहाँ पर आर्मी जो थी वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दी थी सारी चीज़ों। हमने यही चीज़ पढ़ी थी अभी, है ना, कि आर्मी ने सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर दिया था। अगला क्या था, लीबिया में आर्मी ओवर पावर आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। मोनार्की खत्म होने के बाद आर्मी आई, आर्मी के आने के बाद में डेमोक्रेसी आई,
पर सभी चीज़ें सिस्टमैटिक वे में चल रही थी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ. बट म्यांमार में started with democratic government but then the military took over the reins of the government. तो अब क्या है कि भले उन्होंने डेमोक्रेसी स्टार्ट करी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, बट स्टिल मिलिट्री ने उनके सारे के सारे रूल्स वगैरह फॉलो करना, मतलब रूल्स वगैरह वापस ले लिए थे. यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि भले वहाँ पे सभी चीज़ें, वहाँ नया प्रेसिडेंट भी बना था, बट स्टिल किसके हाथ में थे सारे डिसीजंस? आर्मी के हाथ में थे. तो वैसे ही वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, मतलब प्रेसिडेंट बना था, बट स्टिल पूरी की पूरी चीज़ें किसके अंडर थी? आर्मी के अंडर थी. अब सिमिलैरिटीज़ क्या थी कि दोनों के दोनों फ्रीली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे, है ना, दोनों जगह पर इलेक्शंस होना चाहते थे. नेक्स्ट द वांटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, मतलब हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, ऐसा फ्रीडम चाहते थे दोनों जगह. वांटेड द फ्रीडम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए वो लोग फ्रीडम चाहते थे, है ना. नेक्स्ट है रिसोर्टेड टू लार्ज स्केल नेशनलाइजेशन. ये आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उन्होंने सेट करी थी, है ना. कई बड़े लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो थे उसको नेशनलाइज करने के लिए उन्होंने सोचा था. दोनों जगह पर वो चीज़ें हुई थी, बट लीबिया में उस चीज़ में उन लोग अच्छे से वो कर पाए थे, बट म्यांमार में उन लोग अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे. और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था 1991 में ऑन्ग सैन सू की को नोबेल प्राइज फॉर पीस भी उनको मिला है. ठीक है, नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला है 1991 में. ये छोटा सा जिस्ट है कि कैसे एक कंट्री, मतलब दो कंट्री का एग्जाम्पल दिया, एक म्यांमार और एक लीबिया का. तो म्यांमार और लीबिया कैसे दोनों के दोनों स्ट्रगल करते हैं एक मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बाद में, मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के लिए कैसे दोनों जन स्ट्रगल करते. दोनों सेम चीज़ें करते हैं, बट स्टिल उसमें अच्छे से करने वाले सभी लोग कोऑपरेट करने वाली चीज़ों में लीबिया हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाती है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, बट म्यांमार को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. तो इससे क्या पता चलता है कि अगर पूरी कंट्री में कोऑपरेशन है तभी कोई एक चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं. बट अगर अच्छे से पूरी कंट्री सपोर्ट नहीं करेगी, सभी लोग इक्वली एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो हम लोग किसी भी चीज़ को अच्छे से अचीव नहीं कर सकते. ये दोनों एक मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट से लेके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तक का कैसा सफ़र रहा है वो चीज़ इसमें बताएं. जैसे इंडिया से रिलेट किया गया है म्यांमार को कि यहाँ पे में ब्रिटिश कॉलोनी थी, है ना, मतलब ब्रिटिशर्स राज करते थे, जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स राज करते थे. तो जैसे इन्होंने स्ट्रगल किया है वैसा इसमें बताया गया कि कैसे, इस चैप्टर में ये बताया कि कैसे उन लोगों ने कब क्या क्या सिचुएशंस फेस करने के बाद में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है.